नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां देशवासियों, आज एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल यही है देशवासियों, सबसे बड़ा सवाल आज पूछता है भारत में यही है कि कोरोना के चलते, जी हां कोविड-19 के चलते, जब हमारे वो राजनेता जो कि आपस में लड़ने से उनको समय नहीं मिल रहा है, वो राजनेता जो कि आपस की लड़ाई के लिए टूल किट तक बना लेते हैं, वो राजनेता जो कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कनाडा और कहां से एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट करवा लेते हैं, क्या वो राजनेता कोविड को हराने के लिए कोई टूल किट नहीं बना सकते? क्या वो राजनेता इस कोरोना वायरस को हराने के लिए एक साथ नहीं आ सकते? क्या थक गए हैं हम? जनता भारत की थक गई है रोज रोज सुन के कि इसकी गलती, उसकी गलती, इस राजनीतिक पार्टी की गलती। ये वही राजनेता है जो 5-6 महीने पहले तक कहते थे, या 4 महीने पहले तक कहूं, कहते थे कि वैक्सीन मत लगवा लेना, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। वो राजनेता कह रहे हैं कि जो हो रहा है भारत में गलत हो रहा है। वही राजनेता कह रहे हैं इंडियन वेरिएंट, WHO ने नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने कहा है। भारत में आज की तारीख सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे भारत देश में, पूरे भारत में आज की तारीख में अगर एक मुसीबत है, अगर एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ हर एक भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा होने के लिए तैयार है, ये भूलकर कि वो किसका समर्थन करते हैं, उनको कौन पसंद है कौन नहीं, कोई जाति, कोई मजहब नहीं, वो है कोरोना। कोरोना को हराना है। और ये इतनी सीधी सी बात जो एक 4ठी कक्षा के बच्चे को पता होगी, वो हमारे राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, जी हां पूछता है भारत, कि महामारी में सवालों की सियासत करने वाली पार्टियां देश की बात कब करेंगी? क्या देश बड़ा है या इनके राजनीतिक हित? पूछता है भारत, केंद्र पर हमला करने वालों के पास कोरोना से निपटने का क्या कोई फॉर्मूला है? अगर है तो बताएं, क्योंकि पूछ रहा है भारत कि दिल्ली में कोरोना से लड़ाई मोहल्ला क्लिनिक पर आखिरकार क्यों आई, जब उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक हर जिले में, जी हां हर गांव के छोटे से छोटे अस्पताल में इलाज हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि सियासी जंग में देश का नुकसान करने की आंखें जनता के लिए, जी हां ये कब खुलेंगी, ये कब खुलेंगी? पूछता है भारत। देश कोरोना के खिलाफ दूसरी लहर की जंग जीतने की कगार पर पहुंच चुका है। कोरोना से घट रहे मामले इसकी गवाही दे रहे हैं। दिल्ली में यह जानलेवा वायरस लगभग कंट्रोल हो गया है। 7 अप्रैल को एक्टिव केस का जो आंकड़ा 98,000 के पार पहुंच गया था, अब 17,000 से भी कम रह गया है। कोरोना का कहर तो कम हो रहा है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सियासी बाउंसर फेंक रही है। ये रोहतास नगर का ये मोहल्ला क्लिनिक है। मैं संजीव झा जी, आप ऐसा मत सोचो कि केवल बुराड़ी ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। मैं जहां खड़ा हूं, ये देखो तिवारी जी, महाजन मैं तो आपने रिपब्लिक न्यूज चैनल पे, ये 2.5 महीने से ये मोहल्ला क्लिनिक बंद है। आपने ये कहा था कि मैं बुराड़ी आ रहा हूं। गोकुलपुरी में, मैं तो गोकुलपुरी में जहां पे आपके सुरेंद्र जी विधायक हैं, वहां भी बंद है। हमने इनको टीवी पे दिखाया है और मैं आपके पास भी आ रहा हूं। क्योंकि कोरोना का संजीव भाई, आप वहीं रहिए, अब मैं आपके पास भी आऊंगा। कोरोना से निर्णायक लड़ाई तो देश जीत लेगा, लेकिन महामारी में अफवाहबाजों से निपटना बेहद जरूरी है। इस मुश्किल घड़ी में सबसे आसान काम सवाल उठाना होता है। सवाल की सियासत करने वाले सुझाव की सियासत से दूर क्यों भागते हैं? वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से अब बीजेपी जवाब मांग रही है। क्या राहुल गांधी जी ने अभी तक टीका लगाया है, वैक्सीन लगवाया है? मैं गंभीरता से उठा रहा हूँ।
प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, हम लोगों ने ले लिया, देश की जनता लगभग 19.5 करोड़ ले ली। तो राहुल गांधी जी ने टीका लगवाया है क्या, वैक्सीन लगवाया? अगर लगवाया है तो कहाँ लगवाया है? देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 130 करोड़ के देश में इतनी बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाना आसान नहीं है। आज सवाल ये नहीं है कि देश में वैक्सीन की कमी है या नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि कोरोना का जिम्मेदार कौन है। सवाल तो ये है कि इस महामारी में सवालों की सियासत करना क्या सही है, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि आखिरकार ये हमारे राजनेता कोरोना को हराने के लिए एक साथ कब आएंगे। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ आज वो दोनों नेता हैं जिन्होंने कल चैलेंज किया था और आज पूरे दिन रिपब्लिक मीडिया की टीम इनके साथ रही। मेरे साथ मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, मेरे साथ ओपी शर्मा है, ममता काले हैं, महाबल जी हैं और सायरा शाह हलीम है। लेकिन मनोज तिवारी जी और संजीव झा जी, मैं आप दोनों के पास आऊं इससे पहले मैं जा रहा हूं महाबल जी के पास, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों क्या कहेंगे। कल महाबल जी को मैं एक क्षण भी नहीं दे पाया था। मैं महाबल मिश्रा से पूछना चाहता हूं, महाबल जी आप तो वरिष्ठ राजनेता है ना, मैं आपको किसी पार्टी के एंगल से नहीं देख रहा हूं। मैं आपको सिर्फ उस आईने से देखना चाहता हूं कि आप एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पे यह बताएं कि क्या भारत के राजनेता क्या अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के भारत की जनता के लिए साथ आएंगे या ये तू मैं यूं ही चलती रहेगी? महाबल मिश्रा जी। ऐश्वर्या जी, ये समय मैं तू करने का नहीं है। भगवान की कृपा से कोरोना कम हुआ है, ये बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन आज मैं वो 71 की वार के समय की भी बात, मैं फौज में था फिरोजपुर में, जिस समय सारे नेता एक होकर के और किस तरह से हम समस्या का समाधान करें, वही कोरोना के समय में आपात की स्थिति है, महामारी की स्थिति में है। सभी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर किस तरह से निपटा जाए उस पर बात करने की आवश्यकता थी। और कोबर छोट कहू पर अपराधा, कोई किसी से आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है। ये वक्त ये है जब कोरोना देश जानना चाहता है कोरोना से कैसे निजात मिलेगा, कैसे वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान के लोग को लगेगा, तीसरी फेज जो आ रही है उससे कैसे निपटा जाएगा, देश इसको जानना चाहती है। देश आरोप प्रत्यारोप और टूल किट के बारे में जानना नहीं चाहती है। और देश की जनता आज वो हालत में आ गया है जब परिवार के परिवार चला गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगा के एक दूसरे को नीचे दिखाना मैं उचित नहीं समझता हूं। आज देश ये जानना चाहता है जो कोरोना से कैसे निजात मिले, कैसे हमारा दवा मिले, कैसे सही दाम पर आवे, थर्ड फेज आवे, उसके लिए तैयारी क्या चल रही है। तो इस पर विचार करने की बात है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आज इसी तरह से सभी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर सरकार को भी चाहिए था पहल करने की, जो सभी पार्टी को बुला करके एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते और सभी मिलकर काम करता। हो सकता है उसकी राय वो मानते या नहीं मानते, लेकिन देश में एक मैसेज जाता, सभी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर बैठा के प्रधानमंत्री ने, सरकार ने राय ली है, तब ये दोषारोपण से लोग ध्यान हट जाता। लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, बल्कि इससे कोरोना से निजात कैसे मिले उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मनोज तिवारी जी और संजीव झा जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं और बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में, संजीव झा जी सवाल आपसे है और फिर मनोज तिवारी जी बिल्कुल आ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिर्फ बीजेपी के प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र, इन 5 प्रदेशों के डेटा निकाले। वहां पे हर जिले में, संजीव जी आवाज आ रही है ना आपको, और मैं पढ़ता हूं, वहां जो जिले हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश में तो मैं दिल्ली के आसपास की बात करूं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद है, या अगर मैं गोरखपुर की बात करूं, या मैं बनारस की बात करूं, या मैं गाजीपुर की बात करूं, या मैं आजमगढ़ की बात करूं, तो जितने जिले हैं, जितने गांव हैं, वहां पे जितने सरकारी क्लिनिक है ना, जितने सरकारी क्लिनिक हैं, छोटे छोटे क्लिनिक हैं वहां पे, और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहां पे सरकारी क्लिनिक के साथ साथ कम्युनिटी सेंटर होते हैं, जिसे हिंदी में बारात घर कहा जाता है ना, वहां पर कोविड सेंटर खुल गए हैं, है ना, वहां पर कोविड सेंटर खुल गए हैं, वहां पे दवाई लग रही है, वहां पे जाइए, वही है
कोविन ऐप के थ्रू करिए, आपका नंबर आता है, लोकेशन आता है, वहां पे चले जाइए। और अगर कोई इमरजेंसी है, किसी की हालत खराब हो रही है तो बात अलग है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा है कि 493 टोटल, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा संजीव जी, मेरे पास जो डेटा आया है वो ये कि 493 ऐसे क्लिनिक है जिसमें से 53 क्लोज हैं क्योंकि डॉक्टर्स छुट्टी पे हैं कोविड को लेके, और बाकी खुले हैं आपके अनुसार, यानी 443 खुले हैं, 440 खुले हैं, 53 बंद है 493 में से। लेकिन इन 400 प्लस में से एक में भी कोविड का इलाज नहीं होता है, यही ठीक है ना, या मैं गलत हूं? संजीव जी बताएं। देखिए, आज अच्छी बात यह है, और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके जितने पत्रकार हैं उनके जरिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को हमने दिखाया, और आपने बिल्कुल ठीक डेटा दिया कि 493 मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ और लगभग 50 से 52 मोहल्ला क्लिनिक बंद है। और इस 50 से 52 बीजेपी मनोज तिवारी जी की पूरी टीम कल से बहुत मेहनत करके कहाँ कौन कौन सा बंद मोहल्ला क्लिनिक है उन पे पहुंच करके आज उन्होंने कवरेज किया। आप कह रहे हैं अब कि उस मोहल्ला क्लिनिक पे कोविड का इलाज क्यों नहीं होता। आप समझिए, आज मैंने आपके पत्रकार के जरिए भी मैंने वहां बताया कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन बैठते हैं जो बाकी जो बीमारियां हैं उनकी इलाज करते हैं। अगर मान ली फर्ज कीजिए वहां हम कोरोना का इलाज करना शुरू कर दें, इलाज नहीं किया, तो वहां मैं कह रहा हूं वैक्सीन के लोग हैं उनको अगर कोई और बीमारी हो, नहीं तो हमारे पास तो ऑलरेडी जो वैक्सीन सेंटर है वही वैक्सीन नहीं है, तो फिर वहां वैक्सीन लगाने का जरूरत क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास वैक्सीन सेंटर की कमी होती तो हम वहां वैक्सीन सेंटर खोलते। जब वैक्सीन सेंटर है, वैक्सीन ही नहीं है, तो हम तो कह रहे थे कि हमारे पास इतने वैक्सीन सेंटर है, अगर वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरे दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन सेंटर है वही वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक में उन तमाम लोगों का इलाज होता है जो मान लीजिए कोरोना के बाद दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं। अगर हम उस मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना का इलाज शुरू कर देंगे तो दूर जाएंगे और इन्फेक्टेड होंगे। तो इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक में और कोरोना के सिवाय जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी इलाज हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। और ऐसे में जब प्रोपेगेंडा होता है तो वो आज मैं अपने एक मोहल्ला क्लिनिक में गया, वो डॉक्टर्स बहुत डिमोटिवेट थे, कह रहे थे कि जब से ये 3 दिन से प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं हमारा पेशेंट का आउटफ्लो कम हो गया है। पहले 150 से 200 पेशेंट रोज आते थे, अब 50 से 100 पेशेंट आ रहे हैं। तो मेरा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मनोज तिवारी जी? 2 नुकसान होता है, एक मनोज तिवारी जी क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मनोज तिवारी जी आपका प्रोपेगेंडा है, कह रही है आम आदमी पार्टी डिमोटिवेट होते हैं। मनोज तिवारी जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपका प्रोपेगेंडा है। मनोज तिवारी जी, बारी है, प्रोपेगेंडा है क्या आपका नेताजी? बताएं। अब मैंने आपकी बारी है, बिल्कुल बोलिए। आप देखिए ऐश्वर्य भाई, कल आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी। हमने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के तरफ से कि कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास, क्या ये 3rd क्लास है? क्या ये भ्रष्ट क्लास है? क्या इसमें कोरोना का टेस्ट या वैक्सीन भी नहीं दिया जा सकता था? इतना ही हमारा प्रश्न था कि इन कोरोना काल में क्यों बंद रहे मोहल्ला क्लिनिक। हमारे संजीव भाई ने कहा मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल बंद नहीं थे, आप चल के देखिए। मैं आज गया हूं, मैं 8 जगह गया हूं, और हमारे साथ 3 जगह तो आपके पत्रकार भी थे जो भी आपने रिपब्लिक का धन्यवाद उन्होंने भेजा। और मैं संजीव भाई के विधानसभा में भी गया हूं, बुराड़ी भी गया, मुखमेलपुर जो इन्हीं का विधानसभा है, और मुखमेलपुर का वो जो एकदम सुंदर चमकता हुआ अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा था, उसको देखा, उसका जंग बता रहा था कि 2-2.5 महीने से नहीं खुला है। हमारा संजीव भाई इंतजार कर रहे थे मिलन विहार में कि मनोज भाई मिलन विहार आओ। संजीव भाई, आपको हमने कल कहा था, हमें पता था कि आप कम से कम 2-4 मोहल्ला क्लिनिक तो आज रात भर में खुलवा ही लेंगे। आपने बड़ा अच्छा किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम मिलन विहार का खुल गया। लेकिन मेरे पास जो वीडियो आई है, हमने रजिस्टर का भी वीडियो मंगा लिया, जो रजिस्टर आपके यहाँ है, जो पिछले 6 दिन से कुछ भी रजिस्टर में एंट्री नहीं है, वो भी सारा वीडियो बना के रखा हूँ, रिपब्लिक भारत को दे दूंगा, मैं ट्वीट भी करूंगा। और मैं शुरू में क्या कह रहा था, संजीव भाई
अगर आपने मिलन विहार का एक कहने के बाद खुलवा भी दिया, तो क्या मोहल्ला क्लिनिक का मतलब सिर्फ बुराड़ी का एक मिलन विहार का क्लिनिक? पूरे दिल्ली के जो 504 का आरटीआई में रिपोर्ट है, क्या वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? मेरा सिंपल सा है, मैं कोई दिल्ली सरकार को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं तो बराबर सहयोग करके चलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये भी जान के आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे मिलन विहार में 250-300 लोगों को बुला रखे थे संजीव भाई। अरे भाई, आपका हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हम आते वहाँ की भी देख लेते, रजिस्टर भी चेक करेंगे, हम आज नहीं तो कल फिर करेंगे। हम चाहते हैं, हम तो सहयोग करना चाहते हैं। अगर संजीव भाई का मन अच्छा है तो हम कम से कम दिल्ली के 10-12 जो हम लोगों के इलाके में उनका तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं दूसरे जगह से बुला करके लोगों को खड़ा कराया गया, लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, उससे फायदा क्या होगा? आपका सब्जेक्ट मनोज तिवारी जी, संजीव झा जी, रिपब्लिक के कैमरा को दिखाने के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, रिपब्लिक के कैमरा को दिखाने के लिए जरूरी नहीं है, भारत की जनता को क्या दिख रहा है। मुझे नहीं, संजीव झा जी, भारत की जनता को आप दोनों ने बोला। एक मिनट, बोलिए। पहले आप बात कंप्लीट नहीं, पहले आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। करिए 30 सेकेंड में संजीव भाई, 30 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक हमारा इशू है, उसको काम करना चाहिए था, कोरोना में बंद था, जो कि वर्ल्ड क्लास पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। अब इन्हीं बातों के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमने जो सवाल उठाया हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, वो आपके सामने है। हमारा अभी भी प्रार्थना है, मोहल्ला क्लिनिक खोलिए, वहाँ इलाज कराइए। झूठ बोल करके दिल्ली को आप इस तरह से और परेशानी में मत डालिए। दैट्स ऑल। देखिए, संजीव झा जी बताइए ना। ऐश्वर्या, इसी चैनल पे महाबल जी आ रहा हूं, सायरा जी आ रहा हूं। इसी चैनल, हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। कल इसी चैनल पे मनोज तिवारी जी ने कहा कि पूरी दिल्ली में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला हुआ है। तब उनको मैंने आह्वान किया कि आप बुराड़ी, क्या चूंकि मैं विधायक हूं तो बुराड़ी में एक मिलन विहार कॉलोनी है, आप वहां आइए, वहां की मोहल्ला क्लिनिक को मैं दिखाता हूं, और भी मोहल्ला क्लिनिक में आपको दिखाऊंगा। अब दूसरी बात, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि 50-100 लोग आ गए थे। देखिए, रिपब्लिक टीवी बहुत बड़ा टीवी है, लोग बहुत देखते हैं, और मनोज तिवारी जी ना केवल मेरे सांसद है, एक अच्छे एक्टर भी हैं, इनके अपने बहुत फैन फॉलोइंग है। तो कुछ लोग जरूर वहां आए थे मनोज जी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। वो आपके अपने वोटर से वही है। समझ आया नहीं आया आपको? ये अंडरहैंड आ गया। तीसरी बात नहीं, मैं आ रहा हूं एस्ट्रल। तीसरी बात कि हमारे यहाँ बुराड़ी की बात करें तो बुराड़ी में 14 मोहल्ला क्लिनिक है। मनोज जी की जानकारी नहीं होगी, 3 मोहल्ला क्लिनिक हमारे जरूर बंद है, चूंकि उस 3 मोहल्ला क्लिनिक में हमारे पास डॉक्टर्स जो पहले पॉजिटिव हो चुके थे, उसके कारण वो जो नहीं आ पाए हैं, इससे कारण बंद है। बाकी 11 मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। और आपके, अच्छा, हम पे विश्वास मत कीजिए, आपके रिपब्लिक टीवी के पत्रकार वहां गए थे, उन्होंने सारे जो ये रजिस्टर मंगाया है, वो 7 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने का रजिस्टर, आई होप कि वो चेक करी होंगी। और नहीं तो मैं कल फिर रख लीजिए, मैं अपने 11 के 11 मोहल्ला क्लिनिक के 1 महीने का आपको रजिस्टर में दिखा देता हूं कि किस तरह से लोग वहां पे आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मनोज जी केवल साथ ही नहीं, आपकी इस बार आरएनडी थोड़ी कमजोर थी। 52 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद है, आपको 52 जगह जाना चाहिए था। बुराड़ी में भी आप एक ही जगह गए, बुराड़ी में 2 और मोहल्ला क्लिनिक बंद था, तो इसका मतलब आपके कार्यकर्ता या आपके लोगों ने ठीक से आरएनडी नहीं किया, तो वहां भी चले जाते। ये अच्छी बात है कि इसी बहाने मोहल्ला क्लिनिक गए, मोहल्ला क्लिनिक चर्चा में आया, और मोहल्ला क्लिनिक के देश को बताया हमने कि किस तरह के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है। आपको पत्रकार विस्तार से हमने दिखाया कि हमारे क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर, एक्सपीरियंस्ड बैठे हुए हैं, फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, 200 से ज्यादा तरह की टेस्ट उस मोहल्ला क्लिनिक में हो रही है। तो जब ये मनोज जी कहते हैं 3rd क्लास मोहल्ला क्लिनिक, तो 3rd क्लास सरकार को नहीं कर रहे हैं, वहां डॉक्टर बैठ रहा है, वहां फार्मासिस्ट बैठ रहा है, वहां
लैब टेक्नीशियन बैठ रहा है। और समझिए कितना रिस्क लेता है कि एक आदमी जब बुखार में आता है तो कोरोना में भी बुखार होता है और मलेरिया में भी बुखार होता है, तो जब मलेरिया की इलाज कर रहा था उसका रिस्क है। तो इसको इस तरह से डिमोटिवेट नहीं कीजिए कि आगे से वो काम ना। देखिए राजनीति हमारे आपके बीच है, खूब तुम में कर लीजिए, खूब हम अब पर आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, लेकिन ये जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ये जो हेल्थ वर्कर हैं, इनको इस तरह से राजनीति में घसीटेंगे अगर तो वो डिमोटिवेट होगा। मैं ये मानता हूं कि ना केवल बुराड़ी में बल्कि पूरे दिल्ली में लगभग 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहा है। तो कल जो आपने कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद है, वो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग मोहल्ला 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 करके रखे हैं। छोटी सी मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अरे मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबसे, ओपी शर्मा जी, ममता काले जी सुन रही हैं आपसे भी है। उससे पहले मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मेरे पास एक ब्रेक छोटी सी नहीं, आप करिएगा मेरे से शिकायत, आप मेरे से शिकायत करिएगा बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है संजीव झा जी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद शिकायत करेंगे पूरा। कोरोना से अनाथ बच्चों को मदद, प्रधानमंत्री केयर फंड से मिलेगी मदद, हर बच्चे को 10 लाख की मदद मिलेगी, 18 साल तक 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, हायर एजुकेशन के लिए मिलेगा लोन, बच्चों के नाम होगा फिक्स डिपॉजिट, बच्चे देश का भविष्य है, कहा है प्रधानमंत्री ने, बच्चों की सुरक्षा के लिए यह सब कुछ किया जाएगा। मैं दोबारा आपको बता दूं, कोरोना से जो बेचारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड यानी प्रधानमंत्री केयर फंड से उनको मदद दी जाएगी। हर बच्चे को 10 लाख की मदद मिलेगी, 18 साल तक 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। नंबर महत्वपूर्ण है, 18 साल तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, हायर एजुकेशन के लिए मिलेगा लोन और बच्चों के नाम पर होगा फिक्स डिपॉजिट। और यही चीज जब भारत प्रधानमंत्री केयर फंड में हुआ है तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तरह की स्कीम का एक अब से कुछ क्षण पहले अनाउंसमेंट किया है। तो आप देख रहे हैं ये, मैं सीधा जा रहा हूं इससे निकल के ममता काले के पास, बाकी सब पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, मनोज तिवारी जी आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, ममता काले के पास जा रहा हूं। ममता जी, मैं उससे पहले हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर, मैं उससे पहले इस पे और जानकारी के लिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर के पास जा रहा हूं। अभिषेक, ये जो अभी अनाउंसमेंट आया है पीएम केयर फंड का, इससे उन बच्चों को, जिन बच्चों ने अपने मां बाप खो दिए हैं, उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा। अभिषेक कपूर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। बिल्कुल ऐश्वर्या, कुछ नहीं, काफी मदद मिलेगी। जिस तरह से ये पूरी परिकल्पना की गई है इस प्रोजेक्ट की, जो भी बच्चे जिनका माता पिता गए हैं इस कोविड महामारी के कारण, उनकी पूरी शिक्षा की जिम्मेवारी पीएम केयर्स फंड से उठाई जाएगी। उसके अलावा उनको आयुष्मान भारत का एक स्पेशल इंश्योरेंस दिया जाएगा और 23 बरस के जब वो होंगे तब उनको 5 लाख रुपए, शायद 10 लाख रुपए की एक वृत्ति दी जाएगी, जिससे कि वो अपना जीवन में जो भी शिक्षा ली है और सीखे हैं उसके बाद कुछ शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ 7वां साल है ऐश्वर्या मोदी सरकार का, कल पूरे 7 साल हो रहे हैं और उसकी पूर्व संध्या पे ये इस तरह का स्कीम लाना दिखाता है कि किस तरह से वो इस समय महामारी के बीच में जो बच्चे अकेले हो गए हैं अपने बिना माता पिता के, उनका भी ख्याल रख रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधा जा रहा हूं ममता काले और सायरा शालीम के पास। ममता काले जी बताइए मेरे को, क्या आप विपक्ष इसकी भी आलोचना करेगा? मनोज तिवारी आ रहा हूं वापस आपके पास, लेकिन ममता काले जी बताइए, तो क्या अब इसमें भी कमी ढूंढ के आलोचना की जाएगी इसकी भी, कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली देश में और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उन बच्चों के लिए क्यों अनाउंस कर दिया, क्यों ऐलान कर दिया? ममता काले जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहले पीएम केयर फंड से इतनी बड़ी एक स्कीम देने के लिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस आपदा में अपने परिवार, अपने पेरेंट्स को खोया है, उनके लिए इतनी बड़ी स्कीम देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद, योगी जी का दिल से धन्यवाद। 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ भारत की जनता के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेद। हे भगवान, कोविड से सबकी रक्षा करना। अब 2 चीजें और बोलना चाहती हूं, एक आम आदमी पार्टी के बारे में, एक कांग्रेस के बारे में। संजीव भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी अभी बात हुई मोहल्ला क्लिनिक की, तो संजीव भाई को याद दिलाऊं कि 2015 में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने बोला था कि 2020 के एंड तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक होंगी। तो भाई ये 400 कुछ मोहल्ला क्लिनिक ही क्यों है, पूरी 1000 क्यों नहीं है? प्रश्न ये है, फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, क्योंकि इस पर हजारों करोड़
करोड़ रुपए का फंड लगा है। और यह बात मैं लगातार पिछले साल से बोलती आ रही हूं, बोलती रहूंगी, क्योंकि अभी इस वक्त इसका इस्तेमाल टेस्टिंग केयर के लिए भी हो सकता था कोविड के समय पर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस पार्टी जो लगातार टूल किट के माध्यम से इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, देश की जनता को हराने की कोशिश कर रही है, उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध ये निवेदन करना चाहती हूं आज कि आपके पास जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, आप उसका मुंह जनता के लिए क्यों नहीं खोल देते, जिसमें आप लोगों ने पीएमएनआरएफ से फंड ट्रांसफर किया था। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं कि पीएमएनआरएफ का फंड ट्रांसफर किया जाता था राजीव गांधी फाउंडेशन में, जिस फाउंडेशन के अंदर आपने चीन से डोनेशन ली थी, जिस फाउंडेशन में आपने जाकिर नाइक से पैसे लिए थे, और जिस फाउंडेशन के अंदर जब यूपीए की सरकार चलती थी ऐश्वर्या जी, तो जितने भी इनके मंत्री होते थे वो करोड़ों रुपए देते थे। और ये जो फाउंडेशन है, इसके ट्रस्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और पी चिदंबरम हैं। तो भैया इतना सारा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, देश का पैसा आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में पार्क करके रखा हुआ है। देश को जरूरत है, टूल किट में आप व्यस्त हो, देश को त्रस्त कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, सरकार के बारे में लगातार झूठी बातें बोल रहे हो। मैं हाथ जोड़ करके एक अदना सी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये निवेदन करना चाहती हूं, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनिए और ये जो सारे का सारा राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसमें आपने पीएम केयर नेशनल रिलीफ फंड का पैसा भी पार किया हुआ है, उसको कृपया करके देश की जनता जो त्राहिमाम कर रही है उनके लिए खोल दीजिए। अगर आप ये चीजें कर लें तो बड़ी कृपा होगी। और उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी से निवेदन, संजीव भाई, बड़ा आसान है अप एंड रनिंग करना एक मोहल्ला क्लिनिक को रातों रात, क्योंकि आपको पता लगेगा कि सांसद साहब मनोज भाई आ रहे हैं या ओपी भाई कहीं पर जा रहे हैं, तो ये आप कार्यक्रम आरंभ कर लेंगे। लेकिन प्रश्न डायरेक्ट ये है कि 2015 में जो बोला था मुख्यमंत्री जी ने कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक 2020 के एंड पर होंगी, वर्ल्ड क्लास, जैसे मनोज जी ने अभी बोला, वो मोहल्ला क्लिनिक कहां है? और अगर 400 कुछ आपकी मोहल्ला क्लिनिक है यहां पर जिसमें से बहुत ध्वस्त स्थिति में है, तो वो फंड कहां है ये भी बता दीजिए संजीव भाई। और मैं एक और चीज बता देना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी की आदत है, इन्होंने जब पानी की समस्या दिल्ली में हुई थी तो बोला जी जब मेरे को आप वोट दोगे ना तो मैं इतना साफ पानी, बिस्लरी जैसा पानी सीधे नलके से निकाल के दूंगा, टोटी खोलना, नीचे मुंह लगाना, बिस्लरी जैसा स्वच्छ पानी आएगा। ना बिस्लरी का स्वच्छ पानी आपने दिया, ना आपने हमको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हॉस्पिटल दिया, ना मोहल्ला क्लिनिक दी। आपने क्या किया इस कोविड के समय पर? आपने वैक्सीन के नाम पर झूठ बोला, आपने हमारी रेमडेसिविर के नाम पर झूठ बोला, आपने ऑक्सीजन के नाम पर झूठ बोला, काला बाजारी करवाई। आपके विधायक के घर में 600-700 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। राघव चड्ढा और मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला कि इस दिल्ली के अंदर 700 या 900 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जबकि 415-420 मैट्रिक टन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल की जो सप्लाई थी ऑक्सीजन की पर मैट्रिक टन वो भी रोकी थी। तो राजनीति मत कीजिए प्लीज, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनिए, सामने आइए, साथ में रहिए। और एक चीज और, हेल्थ जो है प्रत्येक राज्य का अपना एक सब्जेक्ट होता है। बार बार आप लोग देखते होंगे किस प्रकार से हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं तमाम चैनल्स पे जाकर के बोलते हैं जी भारत को, दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दीजिए क्योंकि मुझे पुलिस चाहिए। यहां पर समस्या होती है जी पुलिस मेरे पास नहीं है, पुलिस मेरे पास नहीं है। एक बार जी पुलिस मेरे हाथ में देके देखिए, उसके बाद आप देखिए मैं दिल्ली को कितना बढ़िया राज्य बनाती हूं। मुख्यमंत्री साहब, केजरीवाल साहब, जो आपके हाथ में है उसको तो संभाल लीजिए। स्वास्थ्य आपके हाथ में है, हेल्थ आपके हाथ में है, तो क्यों नहीं लोगों की जान बचा पा रहे हो? क्यों नहीं लोगों के लिए कुछ कर पा रहे? क्योंकि आपकी नियति में खोट है, क्योंकि आप अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं और दिल्ली की जनता को आप त्राहिमाम कराते हैं। 8 लाख लोग आपने इस साल भी दिल्ली से भगा दिए हैं, दिल्ली से उनको निकाला कर दिया है। वही लोग जो आपको वोट देते हैं, वही लोग मुख्यमंत्री साहब जिनको आप माइग्रेंट लेबरर बुलाते हैं, संजीव झा जी बताइए, बेचारे आपके लिए वोट करते हैं। तो ये दोहरी राजनीति बंद कीजिए। नहीं संजीव जी बोलिए। नहीं हो गया संजीव जी, मौका सबको दे रहा था, हो गया। संजीव जी बोलिए। देखिए क्या है, सुबह से आप थे, मैं आ रहा हूं। ओपी जी भी अभी नहीं बोले, महाबल जी नहीं बोले, मनोज जी, मनोज तिवारी जी भी तो सुन रहे थे ना उनको। मैं इसलिए कह रहा था कि सबको मौका मिल जाए, इसलिए। आप संजीव जी बताइए, आप बताइए। अब आप मुझे जवाब दीजिए, आराम से जवाब दीजिए। देखिए ओपी शर्मा जी, मनोज तिवारी जी आ रहा हूं वापस आपके पास। ऐसे ही पैनल ये बहुत
बहुत डिसबैलेंस पैनल है। एक तरफ बीजेपी के 3 प्रवक्ता को बुला लिया आपने, ओम अरे प्रकाश ऐसा मत बोलिए और मनोज तिवारी जी हैं। ऐसा और मत उसके बाद बोलिए। अगर बोलने का थोड़ा समय नहीं देंगे, ठीक से बात नहीं करेंगे। नहीं, मनोज तिवारी जी प्रवक्ता नहीं है, वो सांसद है। बातों पे आता हूं। मनोज तिवारी जी मैं प्रवक्ता नहीं है, वो सांसद है। वो आपके साथ देखिए, मैं वो आप और वो जब आज जमीन पर उतरे थे, मनोज तिवारी अच्छा, और संजीव झा, जब आप दोनों आज सड़क पर उतरे, कांग्रेस मैं आप दोनों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। मैं आप दोनों से सिर्फ, मनोज तिवारी और संजीव झा, मैं आप दोनों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। अगर बोलिए बोलिए, कब रोकता हूँ मैं मनोज? संजीव जी, मैं कब आपको रोकता हूँ? ऐसा तो मत आप बोलिए ना। बहुत सारे सवाल आए, अब जवाब तो ले लीजिए। गुरुजी ऐसा मत करिए। हाँ, बोलिए। अच्छी हाँ। एक बोलिए। ममता जी बहुत अच्छी प्रवक्ता है और अच्छी बात इन्होंने कहा कि 493 मोहल्ला क्लिनिक खुला और मोहल्ला क्लिनिक कब खुलेगा, और 1000 मोहल्ला, बिल्कुल 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए और उस प्रक्रिया अग्रसर है। और 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 1000 क्या उससे ज्यादा भी मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा अगर उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए, इस तमाम कवायद के पीछे एक बात जो ममता जी इशारा कर रही थी, उन्होंने कहा कि आपने ऑक्सीजन पे राजनीति करी, आपने रेमडेसिविर पे राजनीति करी। अब एक चीज बताइए, पूरे कोरोना के प्रबंधन में 3 चीजें जो केंद्र सरकार को देनी थी, ऑक्सीजन, एसेंशियल ड्रग्स और उसके बाद वैक्सीन। अब देखिए, ऑक्सीजन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल केवल नहीं उठाया, इस देश के सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं किया और बहुत तल्ख टिप्पणी किया, जो मैं अब नहीं करना चाहता, बहुत पुरानी बातें हो गई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया, जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टास्क फोर्स बना करके कहा, क्योंकि केंद्र सरकार फेल है, इसलिए ये टास्क फोर्स अब ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेगी। दूसरा, आप नहीं जानते, आपने ही खबर किया था कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, तमाम एसेंशियल मेडिसिन की कालाबाजारी हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि आपके एक विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ हुआ आप कंसंट्रेटर मिला। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि वो सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गई ममता जी कि आपकी इस दिल्ली के सांसद को हाईकोर्ट ने आड़े हाथ लिया है कि जो रेस्ट्रिक्टिव मेडिसिन था फेविफ्लू, वो आपके सांसद के मेरे को इतना सिर्फ बताइए आप सब, उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना बताइए मनोज तिवारी जी बना दिया है। संजीव जी, उसके लिए एक जांच कमेटी संजीव जी, मेरा सवाल आपसे भी है और मनोज तिवारी से भी है। बोल दूं? मनोज तिवारी जी, मेरे को सिर्फ इतना बताइए, जब आज आप सड़कों पे निकले तो क्या, नहीं एक सेकंड ममता जी, आप बोल चुकी हैं, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास वापस, मेरे को पता है आप बोलना, लेकिन मनोज तिवारी जी मेरे को सिर्फ इतना आप बताइए, क्या आप जब आज सड़कों पे निकले, और संजीव झा जी आप भी बताइए, जब आज आप सड़कों पे निकले तो लोगों को इससे मतलब था कि उन्हें कोरोना के खिलाफ इलाज मिलना चाहिए, वैक्सीन मिलनी चाहिए, या फिर आम आदमी कराए, या फिर कांग्रेस कराए, या फिर बीजेपी कराए, उससे मतलब है। जो महाबल मिश्रा ने कहा उसको आप इतने नजरअंदाज मत कीजिए। लोगों को राजनीतिक दलों से ज्यादा कोरोना से जीतना है। आप लोगों की आपसी लड़ाई से ज्यादा उनको कोरोना को हराना है। मनोज तिवारी अब आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं संजीव जी वापस आपके पास, ओपी जी आ रहा हूं वापस। हाँ, मैं तो हो कहां रहा है ग्राउंड पे? मनोज तिवारी जी बोलिए। मैक्सिमम आपका 1 मिनट टाइम लेने वाला हूं, 1 मिनट टाइम लूंगा केवल। हम जब ग्राउंड पे गए तो लोग यही बोल रहे थे कि बस मोहल्ला क्लिनिक को चालू करवा दो, जिस उद्देश्य के लिए जैसा प्रचारित किया गया था। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा भ्रष्टाचार का भी हमको सबूत मिला। अब आप देखिए, दिल्ली सरकार का ऑर्डर है कि डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने जो आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक नथुपुरा में ओपीडी 26 दिन अटेंड किए, 8,514 पेशेंट देखे, टोटल अमाउंट 3,36,600 रुपया 1 महीने का बनता है एक डॉक्टर का। तो ऐसा इसमें पाया गया कि उन्होंने एक पेशेंट पर 1 मिनट दिया। ये असंभव है, इनकी फाइल को वापस करिए। और यही डॉक्टर प्रेरणा जैन के लिए भी, जो आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक कमला नगर में 26 दिन 6,426 मरीज दिखाया रजिस्टर में, और तब इन लोगों को वापस कर दिया गया कि ये गलत है, 1 मिनट के अंदर एक पेशेंट देखना असंभव है। तब हम सवाल जनता का आता है कि हमें क्लिनिक चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्त चाहिए। हमने कहा वर्ल्ड क्लास, क्या 3rd क्लास मोहल्ला क्लिनिक है? संजीव जी ने बड़े तरीके से उसको कहा। मनोज तिवारी जी, मेरे को ये आप बताइए ना, प्रधानमंत्री ने जो भी बोला है, स्टाफ को, मनोज तिवारी जी मेरे को आप इतना बताइए, प्रधानमंत्री ने अभी ये जो एक ऐलान किया है, मनोज तिवारी जी आप तो सांसद हैं, ओपी शर्मा आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन आप मुझे इतना बताइए मनोज तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने जो अभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए, जिन बच्चों के सरों से आशीर्वाद हट गया, क्या अब इसकी भी आलोचना होगी सिर्फ राजनीति के लिए? जी बताइए।
नहीं, देखिए हम आलोचना करते ही नहीं, हम तो जो सिस्टम है वो काम करे, यही मेरी आखिरी लाइन भी है। संजीव बाबू आप बोलिए, मोहल्ला क्लिनिक अपना काम करे, झूठ न बोला जाए। आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम केयर फंड की घोषणा की है, वो इस देश में लोगों के लिए कितना बड़ा राहत का घोषणा है, और हम इसको सभी लोग जो पैनल में बैठे हैं, हम सभी उसको जहां भी कोई ऐसा विक्टिम है, हम उसको उसका लाभ दिलाने में काम करें, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। और मैंने जैसे ही आज ये घोषणा सुनी, मुझे एक बार फिर से जो विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर, उस पर मुझे गर्व हुआ। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, महाबल भाई की बात सही है, ममता काले जी ने जितने सब्जेक्ट बताए उसमें सब में सच्चाइयाँ हैं, लेकिन हम इस संकट में आइए, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, जो राज्यों को राहत दे रहे हैं, उसका पालन करें, इस कोरोना संकट में लोगों की रक्षा करें, यही भारतीय जनता पार्टी और हम सांसदों की सोच है। संजीव झा जी बोलिए, संजीव झा जी बोलिए, संजीव झा जी बोलिए। अब देखिए मनोज तिवारी जी ने कुछ आंकड़े दिए। अगर मनोज तिवारी जी आते तो मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ मैं अपने यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी दिखाता, जो वैक्सीन सेंटर हमारे पास खाली है। मैं आपसे कह रहा हूं सर, प्रधानमंत्री की स्कीम की भी आलोचना करेंगे क्या? आप उससे उठ ही नहीं रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूं संजीव झा जी, क्या अब आलोचना के लिए प्रधानमंत्री की जो ये स्कीम है, इसकी भी आलोचना की जाएगी? अरे संजीव बाबू, मेरा सीधा सवाल है संजीव गया था, क्या आप इसकी भी आलोचना करेंगे? गया था मैं आप ही के पुराने विधानसभा में देखिए, मैं उस पे जिससे मैं, अगर आप समझते हो कि केवल मिलन बिहार ही विधानसभा है, तो बड़ा दुखद है। मनोज भाई, आप सांसद हैं, क्षेत्र में गया था, आपके बीच में तो मैंने नहीं बोला, आपके बीच में तो मैंने नहीं बोला। अब हमें बोलने दीजिए, आप वो भी मैं पर्दाफाश कर देंगे। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि पर्दाफाश सारी बातों को करें, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, मैं उस पे भी आ जाऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना है, आप ये मत बोलिए कि आप क्या नहीं गए थे, हम आपके यहाँ गए थे और मोहल्ला क्लिनिक। देखिए आप सब सायरा शाह अलीम, ओपी शर्मा है, सायरा शाह अलीम, ओपी शर्मा, ममता काले में आ रहा हूँ। देखिए मनोज तिवारी जी, संजीव झा जी, मेरा आप सबसे ये निवेदन है, इस बात को एक जिले, एक डिस्ट्रिक्ट, एक एरिया में मत लेके जाइए। आपका जो एक इशू था कि आपका चल रहा है कि नहीं, वो बात अलग है। क्या सायरा शाह अलीम मैम, आई रियली वांट टू आस्क, आप मेरे को इतना बताइए, क्या सिर्फ आलोचना करने के लिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, सिर्फ आलोचना करने के लिए, कि अब इस स्कीम की भी आलोचना की जाएगी कि वो बच्चे जिनके सरों से उनके मां बाप का हाथ हट गया है, अगर उनके लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वो गलत है क्योंकि मोदी ने किया है? सायरा शाह अलीम और ओपी शर्मा नहीं, बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई अनाथ बच्चों के लिए कोई स्कीम खोला है, ये अच्छी स्कीम है, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, बाकियों का हमने मोनोलॉग सुन लिया है पूरा 40 मिनट, बाकियों को बात करने दीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि बोलिए सायरा जी, पहले आप बोलिए फिर ओपी जी बोल रहा है। जिक्र चल रहा है, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक का जो डिस्कशन चल रहा है, सबसे पहले ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक क्या चीज़ है। क्या वो कोविड केयर की स्पेशलिटी का कोई क्लिनिक है, या 15x15 स्क्वायर, ये क्या कहते हैं, ये फीट एक कमरा है, जो बेसिक जो स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहलाता है वो है। तो अगर हम इसको बनाएंगे कि ये कोरोना काल या कोविड केयर सेंटर, बहुत ही स्पेशलाइज सेंटर, वो गलत बात है। वो एक नॉर्मल जो हेल्थ केयर सेंटर है वो होता है ये मोहल्ला क्लिनिक। वहाँ पे तो कोई इन पेशेंट डिपार्टमेंट का तो कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई फैसिलिटी। तो फिर ये मोहल्ला क्लिनिक ने परफॉर्म किया नहीं करा, इसको बार बार ये लगातार ये जो है चर्चा जारी रह जाएगी। सबसे पहले ये बात है कि प्रश्न करना कि सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार ने किस तरह से जो सिटीजन्स की मदद करी है या नहीं करी, या आम आदमी उठ के ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, या एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑक्सीजन लेके दौड़ रहे थे। अब बताइए, तो हमारे पॉलिटिकल नेता तो सायरा जी आपस में लड़ते रहते हैं ना, तू सही मैं से होती रही, आप लोग एक साथ कब आते हैं?
राजनीतिक नेता जो हैं, जो स्पेशली जो केंद्र सरकार के, उनने जो ओपी शर्मा दिल्ली से लेके और तमिलनाडु तक एक ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे जिसकी सरकार हो और जो विपक्ष हो वो एक साथ खड़ा हो। दिल्ली में देख लीजिए, आप दो विधायक हैं, संजीव झा और आप, क्या आप दोनों कोविड को लेके कभी भी एक बार एक साथ आगे खड़े हुए? चोर को बताइए मेरे को। एक बीजेपी के विधायक हैं और एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ओपी शर्मा, संजीव झा। ओपी शर्मा जी बताइए, और फिर मैं सांसद के पास जाऊंगा। देखिए जरा मेहरबानी आराम से पर्सनल कमेंट बोलिए ओपी शर्मा जी, बोलिए। दिल्ली के बोलिए ओपी जी, बोलिए। दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का जो करोड़ों रुपए से जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, ये एक वर्ल्ड क्लास घोटाला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपात स्थिति में कोरोना के कितने टेस्ट, कितनी वैक्सीनेशन और कितने लोगों को इन मोहल्ला क्लिनिक में क्वारंटाइन किया गया, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यदि मैं करूं तो कोरोना, ये जितने भी आपके मोहल्ला क्लिनिक हैं, या तो आपकी ये पब्लिसिटी वाल हैं या इनके अंदर जानवर प्रजनन केंद्र ये बन चुके हैं। और दिल्ली के अंदर अगर बात कोरोना से लड़ने की हम केजरीवाल जी की करें तो दिल्ली में एक अस्पताल आपने आज तक खोला नहीं। 8 जो ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे आपने अपने आप तो लगाना दूर, वो 8 भी आप लगा नहीं पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल कंपनियों से दवाइयाँ खरीद रहे हैं। आप 70,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर बैठे हुए हैं, आप दवाई खरीद नहीं पा रहे हैं। आप कभी कहते हैं मुझे ऑक्सीजन दो, कभी कहते हैं मुझे ये दो, कभी कहते हैं मेरे पास बेड नहीं है, कभी कहते हैं मेरे पास दवाई नहीं है। ऐसा लगता है किसी दरगाह के बाहर एक आदमी कटोरा लिए खड़ा है। अरे आप दिल्ली के सीएम हैं, 70,000 करोड़ रुपए का आपका बजट है। जब छोटे छोटे हॉस्पिटल दवाई खरीद सकते हैं तो आप ये रोज़ सुबह शाम अखबार में अपना काला मुंह उजला करने के लिए जो आते हैं, लोगों में सनसनी फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं। क्या दिल्ली के सीएम का केवल यही काम रह गया है कि आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है, आज ये ख़त्म हो गया है, आज ये ख़त्म हो गया है? तो ये नाटक और नौटंकी दिल्ली की जनता को आपने इसलिए नहीं चुना है कि आप एक असहाय दीनहीन बन के किसी मजार के बाहर कटोरा लेके खड़े हो जाएं। किसी भी मुख्यमंत्री से दिल्ली की जनता ये अपेक्षा नहीं करती। मैं संजीव जी आप जब एक प्राइवेट अस्पताल खरीद सकता है तो आप क्यों नहीं? दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली की जनता ने जिनको चुना है, ये दिल्ली की जनता के इस काल के अंदर ओम प्रकाश मदद करे। और हमारे विधानसभा के साथी हैं, की आप बात कर रहे हैं, विधानसभा के बुजुर्ग साथी हैं। मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी कोरोना के दौरान बाहर नहीं निकले, अच्छी बात भी है, बुजुर्ग हैं, नहीं बाहर निकले, नहीं निकलना चाहिए, वही काम कर रहा है। मैं उसमें कोई भी किसी प्रकार का किसी एमएलए का कोई भी रोल नहीं है और ये केवल घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। और एक दीनहीन आदमी की तरह जो खड़ा है दिल्ली की ओपी जवाब दे रहे हैं, कर पाएगा। ओपी जी संजीव झा जवाब दे रहे हैं, और मैं ये ओपी शर्मा संजीव झा आपको जवाब दे रहे हैं। इससे बाहर निकलेंगे और दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा, महाबल जी मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों पर। देखिए ओम प्रकाश जी हमारे विधानसभा बोलिए हमारे विधानसभा के साथी हैं और बुजुर्ग साथी हैं। मुझे लगता है कोरोना के दौरान बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना का कहर सब पे था। मैं ये मानता हूँ एक चीज मुझे समझ नहीं आता कि कोरोना के दौरान और बाहर आपकी जो अंडरहैंड देने की कला है ना, तो नहीं वैसे संजीव जी ये जो आप अंडरहैंड मारते हैं ना, मनोज तिवारी को एक्टर बता दिया, ओपी शर्मा को बोल दिया कभी बाहर ही नहीं निकले, पानी में डूब के मर जाना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ आपका ये जो अंडरहैंड मारने का तरीका है बहुत अच्छा है। हेल्थ केयर सेंटर जो है चाहिए, नहीं आज दिल्ली की जनता देखिए, ना तो एक्टर बुरी बात है, ना हमारे बुजुर्ग साथी है, ये कहना बुरी बात है, ये कोई अंडरलाइन नहीं है, प्रशंसा है ये। मैं ये मानता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, जो भी पूरे भाजपा के लोग वहाँ वेंटिलेटर नहीं लग सकता, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये समझ नहीं पड़ती। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारी कवायद, एक बात समझिए कि आज दिल्ली को वैक्सीन की जरूरत है,
ना तो दिल्ली के सांसद बोल रहे हैं, ना विपक्ष के बीजेपी के नेता दिल्ली में बोल रहे हैं। तो आप भूल जाते हैं कि जो दिल्ली की सरकार चुना वही सांसद को भी वोट किया, आज को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। कौन उसकी बात करेगा? एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन मिल रहा है, अरे नहीं दिल्ली को वैक्सीन, दिल्ली स्टेट को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट में 1200 का वैक्सीन लोग लगाएगा, दिल्ली में दिल्ली राज्य को वैक्सीन नहीं देंगे आप। मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं। मनोज तिवारी से बात, मनोज तिवारी तो हम केंद्र सरकार, मनोज तिवारी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि अपनी दाढ़ी नोच रहे हैं। सरकार को कहने पर हम वैक्सीन देंगे, हम आपको ऐसे वैक्सीन नहीं देंगे। मनोज तिवारी अपनी दाढ़ी नोच रहे हैं, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ममता काले में आ रहा हूँ। महाबल मिश्रा जी आज मत उठ के जाइएगा, आ रहा हूँ। जो दिल्ली में मनोज तिवारी, महाबल मिश्रा, ₹1 मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, वहाँ लगवा रहे हैं। मनोज तिवारी जी अपनी दाढ़ी नोच रहे, बोले मेरे को मौका नहीं दे रहा है ऐश्वर्या बोलने का। मनोज तिवारी देखिए, बोलिए। अरे अपनी दाढ़ी मत आप नोचिए मनोज जी। मैं अब मेरी बारी में 1 मिनट में खत्म करूंगा। पूरा महाबल मिश्रा जी आ रहा हूं। संजीव बाबू मुझे बोलने दो जी। देखो, हमने आज खुशी मनानी चाहिए, उस सुकून होना चाहिए प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव पे जो उन्होंने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर इस संकट में जो दिया है, जो अभी घोषणा हुई आपके चैनल पे, उसको अब लोगों को बताना चाहिए ताकि जो अनाथ हो गए बच्चे उनको खड़ा कर सकें, उनके साथ हम खड़े हो सकें, उसकी बात करते हैं। और ये दिल्ली को अच्छी तरह पता है कि 50 लाख वैक्सीन की पहली खेप जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी 18+, वो हमने दिल्ली को दिया। वो जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है वो दिल्ली सरकार जाने। अपना भाग नहीं खरीदा जैसा ओपी जी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने नहीं खरीदा। आज टेंडर किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने और 7 जून तक उसका निर्णय होगा। अब आप इसको समझते हुए और बीजेपी वो ग्लोबल हाँ टेंडर खरीदने का प्रयास भी नहीं किया। ग्लोबल टेंडर है, मैं तो नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बात करना पड़ रहा है हमें। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। नहीं, अब देखो, फिर आप झूठी बातें मत करो कि हम टेंट नहीं दे रहे हैं। आपको खरीदने का सरकार को कहा गया है, वो खरीदे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। और ये टूल किट जैसी चीजों में फंसना, सरकार को हर तरह से बदनाम करना, बिना डेटा के बात करना, इन सारी चीजों पर मैं समझता हूँ विराम लगना चाहिए। दिल्ली सरकार का नहीं, सिर्फ हल्ला करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और देखो संजीव भाई, इसमें अपनी बेइज्जती मत समझो कि हमको बंद मोहल्ला क्लिनिक मिल गए। कोशिश करिए कि सभी लोग मिल करके अपने कार्य को पूरा करें। और मेरी प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा हुई है उसको बच्चे बच्चे तक पहुंचाया जाए, ताकि इस कोविड से आहत हुए, इस कोविड से अनाथ हुए बच्चों को हम संभाल सकें। ये हमारी बात है। ऐश्वर्या जी, महाबल जी, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह से प्रधानमंत्री अनाउंस किया है, बहुत सारे प्राइवेट एनजीओ पर मैं स्वागत योग्य है, जो कि सहायता मिलना चाहिए, अनाथ बच्चे को सहायता मिलना चाहिए, ये स्वागत योग्य है, इसमें दो मत नहीं है। और जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, मोहल्ला क्लिनिक का जब संजीव झा जी, मनोज तिवारी जी और हम एक ही प्रदेश से आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक का पर्पस क्या था? वो पर्पस छोटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, जिसको बुखार आवे, खांसी आवे, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो अनाथाइज कॉलोनी में लोग हैं, वो जाके वहाँ इलाज दिखा सके, जो पैसा क्लिनिक में नहीं दे सकता है। उसमें क्वारंटाइन होने का जगह नहीं 15x15 का है। तो ये वो तो पर्पस था, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किस तरह से इलाज बने। और बंद है, उसको बंद को खोलवाना जाना चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मनोज भाई, आप जिस स्टेट से आते हैं, आप जानते हैं, जो आज लेबर क्लास के लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने के लिए से जाते हैं, क्लिनिक का पैसा नहीं दे पाता है। इसलिए हम स्वागत करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कोई बुरी नहीं है, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह है। लेकिन आज उस एनजीओ को, उस प्राइवेट संस्था को, प्रधानमंत्री को, जो स्टेट आज उस अनाथ बच्चे के लिए व्यवस्था कर रही है, उस सबका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कोरोना में राजनीति नहीं, टूल किट इकट्ठा एक आदमी का नहीं था। टूल किट कहीं संबित पात्रा पर आरोप लगता है, कहीं कांग्रेस पर आरोप लगता है, वो तो इंक्वायरी का विषय है, टूल किट कौन बनाता है। लेकिन कोरोना से कैसे निजात मिलेगा, वैक्सीन कैसे मिलेगा? आज
आप वैक्सीनेशन की बात कीजिए, आज दिल्ली वाले को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। 18 से 44 साल के लोग तड़प रहे हैं, लोग नहीं मिल रहा है। आप प्राइवेट में मिलना है जो लोग लगाएगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो आज खेत खलिहान में काम करता है, जो इंडस्ट्री में काम करता है, उसके लिए जल्द से जल्द करो आप वैक्सीनेशन मिले। एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार व्यवस्था करे, इस पर सोचने की आवश्यकता है, आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। ममता अच्छी बात है ममता भाई, काले और हम ममता काले संजीव झा, ममता काले संजीव झा, ममता जी, ममता जी, सुना आपने महाबल जी को, मनोज तिवारी जी को सुना, संजीव झा को सुना, ओपी शर्मा को सुना, ममता काले बोलिए आप। जी परमिशन हो तो मैं निकल जाऊं। मैंने सबकी बात सुनी और अभी महाबल मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात ठीक बिल्कुल कि जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी ऐतिहासिक आज अनाउंसमेंट करी है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा है कि इस पैंडेमिक काल में जिस प्रकार से एक परिवार के मुखिया की भूमिका होनी चाहिए, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने हर एक का हाथ पकड़ के उनको इस महामारी से बाहर निकालने की कोशिश करी है। और ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है, इसका बहुत स्वागत होना चाहिए हर स्तर पर, बिना राजनीति के। अब दूसरी जो जरूरी बात संजीव भाई ने बोली, मोहल्ला क्लिनिक की लगातार चल रही है। संजीव भाई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जुमला टिका देते हैं। एक मेरी तरफ से मुख्यमंत्री साहब को कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब तो विज्ञापन देने में मस्त, और उनकी प्रजा, दिल्ली की प्रजा कोविड महामारी से त्रस्त, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दे दें और एड वगैरह छोड़ दें और ऐसी चीजें करें कि जनता के बीच में जाएं, क्योंकि हमने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मुख्यमंत्री को लगातार जनता के बीच में नहीं देखा। बोलिए। अब मुझे बोलने को देखिए, मुझे ये लगता है जो ममता जी कह रही हैं, बिल्कुल संजीव जी, कोई भी अच्छी इनिशिएटिव हो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम किसी बात से पीड़ित है तो वो भी बात रखना चाहिए। अगर दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिल रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रहा है तो हम ये कहते हैं ये तो बहुत बड़ा घोटाला है ना। वो कहते हैं ना कि देखिए, अगर कोरोना में भी कोई अगर इस तरह का राजनीति करके इस तरह का अगर प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है तो मैं कहूँगा ना कि हालांकि ये गंदा है पर ये धंधा है, तो ये धंधा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वैक्सीन अब स्टेट, अगर ये कैसी वैक्सीनेशन पॉलिसी थी कि केंद्र स्टेट के लिए अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अलग, स्टेट को वैक्सीन नहीं देंगे आप, प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन मिलने लगेगा और वो 1500 का वैक्सीन बेचेंगे। एक तरफ अगर दिल्ली मिलता तो वो मुफ्त में वैक्सीन मिलता, उसी वही वैक्सीन अगर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं पैसे देना पड़ता है। अगर 1000 रुपए ही अगर ले लें हम, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, 2 डोज लेना है, 10,000 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं आपको वैक्सीन खरीदने के लिए, वो वैक्सीन आपको मुफ्त में दिल्ली में मिलता। ये कैसी वैक्सीन पॉलिसी है? अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ये कह देती कि 2 ही केवल 70,000 करोड़ का जो बजट है उसका इस्तेमाल करिए, तो ये धंधा नहीं होता ना, ये लोगों को नुकसान तो नहीं करना पड़ता ना। हम पैसा देने के लिए तैयार है ओम प्रकाश जी, संजीव झा जी, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, ये बताइए आप मेरे को, क्या इस समय जनता को फर्क पड़ता है कि किस पार्टी के विधायक से ऑक्सीजन, किस पार्टी के विधायक से कौन से पार्टी का विधायक वैक्सीन ला पाता है? उन्हें वैक्सीन से मतलब है, उन्हें बचना है इस महामारी से। आप 2 विधायक हैं, आप मेरे को बताइए, क्या आप दोनों हाथ मिलाने को तैयार हैं? महाबल जी देख रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप दोनों मेरे को बताइए, नहीं बिल्कुल, क्या आप दोनों हाथ मिलाने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देखिए, भारत हिस्से की वैक्सीन क्यों नहीं खरीदती? भारत राज्यों का संघ है। मैं पूछना चाहता हूँ, कप्तान की एक मिनट, अरे संजीव भाई सुनिए, जिस तरह 70,000 करोड़ का हमारा बजट है, आप वैक्सीन खरीदना नहीं चाहते और केवल गाल बजा रहे हैं। गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता का 70,000 करोड़ रुपया ओम प्रकाश उससे वैक्सीन खरीदिए और गरीब लोगों में अपने हिस्से की वैक्सीन बांटिए। 20 लाख, सुन लीजिए पूरा। इन दोनों प्राइवेट कंपनी ने ये कहा कि हम फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड देंगे, ये केवल फ्रॉड कहा गया, फ्रॉड है, फ्रॉड कंपनियां फ्रॉड हैं।
अरे आप फ्रॉड बात कर रहे हैं, फ्रॉड है ये। तो ये फ्रॉड आप फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड नहीं, आप फ्रॉड है। कंपनियां फ्रॉड है, आप फ्रॉड है। कंपनियां फ्रॉड है। 70,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का उसमें कुंडली मार के आप बैठे हैं। क्यों नहीं इस कंपनियों पे कार्रवाई करते? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन दे रहे हैं, आप कुंडली लेके क्यों बैठे हैं? तो सख्त तो नियत पे सख्त तो पैदा कर रहा है ना। अरे आप खरीदो ना, तो खरीदने के लिए तैयार हैं, आप डील कर लीजिए। आप टैक्स क्यों लेते हैं जनता से? आप कल वैक्सीन दिलाइए, टैक्स क्यों लिया 70,000 करोड़ रुपया? अरे हमें अमेरिका, हमें विदेश जाना पड़ रहा है वैक्सीन लेने के लिए, ग्लोबल अपंग हो क्या? पड़ रहा है। अपंग हो, भिखारी हो, कौन हो? रिपब्लिक चैनल पे, अरे ये सीएम है, अपंग है, भिखारी है, कौन है? प्रकाश जी वादा करें कि ओम प्रकाश जी वैक्सीन दिलाएंगे, दिल्ली सरकार भिखारी है, भिखारी हो क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल्यूजन है इन लोगों की। भिखारी हो। आखिरी 10 सेकंड ममता काले कुछ बोलना चाह रहे हैं, आखिरी 10 सेकंड। महाबल जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी लड़ाई पर। आखिरी 10 सेकंड ममता काले बोलिए, क्या बोल रही है, बोलिए आखिरी 10 सेकंड। जी ऐश्वर्या जी, मैं ऐश्वर्या जी, मैं संजीव भाई विधायक साहब को ये याद दिलाना चाह रही हूं कि ये मुख्यमंत्री साहब जो हम सबके मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बाहर आके बोला था कि जो खरीदने की जो पार है वैक्सीन वगैरह, उसको केंद्र की सरकार डिसेंट्रलाइज कर दे और हम सक्षम है, हम खरीदेंगे, हम अपने हिसाब से खरीदेंगे और खरीद के पूरी दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे। तो आज आप नाकामयाब हो गए, आप ही को शक्तियां चाहिए थी, केंद्र ने आपको दे दी, आपकी बात सुन ली गई, आज आप वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हो और अब आप कहेंगे आप गलत, आप कहेगी बीजेपी गलत, देश की जनता को वैक्सीन चाहिए, ये भारत के राजनेताओं को समझना होगा। संजीव जी, मनोज तिवारी, आज आप गए, महाबल मिश्रा आप देख रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इन सबको कुछ समझाइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है संजीव जी, आप सही कि वो सही, उससे फर्क नहीं पड़ता, जनता तक पहुंचना चाहिए, कैसे भी पहुंचाइए, लड़के पहुंचाइए, साथ में हाथ जोड़ के पहुंचाइए, हाथ मिला के पहुंचाइए, लेकिन पहुंचाइए, क्योंकि दुश्मन कोरोना है। आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं, लेकिन इस समय सबका एक ही दुश्मन है, वो कोरोना, उससे जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में।